अगली सुबह उनके प्रशिक्षण की आधिकारिक शुरुआत थी, लेकिन कोई निर्धारित कक्षाएं नहीं थीं। इसके बजाय सभी लोग इस घोषणा के साथ जागे कि उन्हें अपने कमरों में अपने समूह के प्रभारी शिक्षक के आने और उन्हें उनकी नई दिनचर्या के बारे में बताने का इंतजार करना चाहिए। ये कक्षा का माहौल उन सभी स्कूलों से कहीं अधिक शांत लग रहा था जिनके बारे में उसने पहले सुना था, और काल को उस कुलीन जीवनशैली से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी। शायद उसे सौभाग्य से कोई ऐसा दयालु और सौम्य शिक्षक मिल जाए जो गलत उत्तरों पर छात्रों को डांटे नहीं, या यह न माने कि स्कूल के चक्कर लगाना लापरवाही का इलाज है। नाश्ते के समय उसने हॉक के लिए एक और भुना हुआ चिकन इकट्ठा किया, साथ ही कच्चे मांस का एक संग्रह भी, लेकिन रात भर में पक्षी का आकार बढ़ जाने के कारण जानवर की खपत अस्थायी रूप से धीमी हो गई थी। विशालकाय जानवरों की श्रेणी में वे कोई बहुत बड़े शिकारी नहीं थे, बस अपनी दृष्टि और आक्रमण शक्ति के कारण बेहद घातक थे। जैसे जैसे वे परिपक्व होते गए, उनमें से अधिकांश ने रैंड कौशल में महारत हासिल कर ली, जिससे वे एक ही वार में अपने से कहीं बड़े शिकार को भी मार गिराने में सक्षम हो गए। ये सुनने में शायद उतना प्रभावशाली न लगे, क्योंकि पूरी तरह से विकसित पक्षी का वजन केवल कुछ किलोग्राम होता है, लेकिन जब दक्षता पर्याप्त उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तो एक राक्षस वास्तव में अपने से एक रैंक ऊपर के राक्षसों पर घात लगाकर हमला कर सकता है और उन्हें मार सकता है, महारत हासिल कौशल की शक्ति का उपयोग करके। यह एक ऐसा कारनामा नहीं था जिसे बहुत से जानवर कर पाते, और यह पूरी तरह से विंड स्पीड हॉक की कौशल वृद्धि की अविश्वसनीय दर का परिणाम था। दोपहर के काफी बाद शिक्षक उससे बात करने आए, और काल बगीचे में यूं ही खड़े खड़े इंतजार करते करते ऊब गया था। उसने अपनी रैंड कला का अभ्यास तब तक किया जब तक वह थक नहीं गया, अपनी सटीकता और सक्रिय गति को सुधारने की कोशिश में, और फिर थोड़ी देर झपकी ली, लेकिन उसे वास्तव में पता नहीं था कि अब आगे क्या करना है, और उसे मिली पाठ्य पुस्तकों के थैले में भी इस विषय पर कोई जानकारी नहीं थी। दरवाजे पर हुई तेज दस्तक से वो जाग गया और काल बाहर इंतजार कर रही तेज तर्रार महिला सैनिक के लिए दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ा। शुभ दोपहर, काल। मैं आपकी युद्ध कौशल की प्रोफेसर हूँ। आप मुझे सार्जेंट रीटा कह सकते हैं। आपको मार्शल आर्ट और विशिष्ट सैनिकों के लिए आवश्यक कौशल सिखाने के अलावा मैं आपकी व्यक्तिगत मार्गदर्शक भी रहूंगी। अकादमी ने यह निर्धारित किया है कि आपका बैच अन्य योद्धाओं से इतना अलग है कि दैनिक युद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा मानक कक्षा कार्यक्रम उपयोगी नहीं होगा, इसलिए हम फिलहाल साथ मिलकर काम करेंगे। क्या आपके पास यहाँ पाठ पढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह है, या आप किसी कक्षा में जाना चाहेंगे? उसकी इच्छा लगभग पूरी हो ही गई थी। रीटा बेशक बदसूरत नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव दयालु और सौम्य होने से बहुत दूर था, और अकादमी के चक्कर लगाना उसकी पसंदीदा शिक्षण विधियों में से एक लगता था। आंगन में एक जगह है जो उपयुक्त रहेगी। कृपया अंदर आइए, सार्जेंट। गज़ेबो सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह लग रही थी, और जादुई प्रशिक्षण गोलेमों की विचित्रता, केवल आपकी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां और इस छात्रावास में मौजूद बाकी सब कुछ को देखते हुए काल को समझ नहीं आ रहा था कि वरिष्ठ द्वारा उसके लिए छोड़े गए पौधे कैसे कोई समस्या हो सकते हैं। सार्जेंट रीटा उत्सुकता भरी निगाहों से उसके पीछे पीछे यूनिट में दाखिल हुई और फिर बालकनी पर चली गई, लेकिन पौधों की संख्या ने उसे चौंकाया नहीं था। क्या इन सभी पौधों में अभी अभी पानी डाला गया है? उसने पूछा। कमरे के साथ पानी देने की एक गाइड भी दी गई थी। ज्यादातर पौधों को हफ्ते में सिर्फ एक बार पानी देना होता है, और मुझे याद नहीं था कि उन्हें आखिरी बार कब पानी दिया गया था, इसलिए मैंने जिस दिन मैं रहने आया उसी दिन पानी दे दिया। वे देखने में थोड़े सूखे लग रहे थे, लेकिन सब कुछ अभी भी अच्छी हालत में है। काल ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया और गज़ेबो की ओर चल पड़ा। यह एक बढ़िया यूनिट है, बिल्कुल आउटडोर के अनुकूल। मुझे यकीन नहीं है कि जादू के प्रभाव के कारण आंगन में बारिश होगी या नहीं, लेकिन इसके अलावा आप भाग्यशाली हैं। अब मुझे आपकी शक्तियों के बारे में सब कुछ जानना है ताकि हम एक उचित प्रशिक्षण योजना शुरू कर सकें। शारीरिक सुधार कैसे हुए हैं? एक दिन के अभ्यास से आपकी क्षमता में कितना बदलाव आया है? और क्या इससे आपको कोई और जानकारी मिलती है कि आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, जो क्लासें गोलेम या जादुई रचना को युद्ध में भेज सकती हैं, उनकी मान बाकी सभी क्लासों से कहीं ज्यादा है, सिवाय उन जादूगरों के जो विशेष मंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत से ही दूर से हमला करने की क्षमता होने से तुम्हारी स्थिति उतनी बुरी नहीं है, सार्जेंट ने उसे बड़ी ईमानदारी से बताया। उसकी ईमानदारी ने काल को चौंका दिया, और उसे लगा कि एक मार्गदर्शक परामर्शदाता के रूप में वो सचमुच उसके भले के बारे में सोच रही है। उससे बहुत सी बातें छिपाना उसके लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए काल ने फैसला किया कि बेहतर यही होगा कि वो सब कुछ खुलकर उसके सामने रख दे ताकि वो समझ सके। शायद उसे पता हो कि उसे और हॉक को आगे बढ़ने में कैसे मदद करनी है।
काल ने ध्यान केंद्रित किया और हॉक को उसके पशु वशीकरण क्षेत्र से बाहर निकाला। हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। ये हॉक है, और मेरी कुशलता ने इसे रसोई में एक अंडे से जगाया है। यह उसे मेरे मन के भीतर एक स्थान में कुछ हद तक आराम से रहने की अनुमति देता है, और हमारे विचार जुड़े हुए हैं। एक बार जब मैंने उसके साथ अनुबंध किया, तो मुझे रैंड का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त हुई, जो कि सभी विंडस्पीड हॉक्स के पास मौजूद आक्रमण कौशल है, और मेरी इंद्रियों में अविश्वसनीय सुधार हुआ। सार्जेंट रीटा ने कुछ सेकंड के लिए उस नन्हे पक्षी को घूरकर देखा और उसे मिली जानकारी को समझने की कोशिश की। तो तुम्हारी क्षमता तुम्हें राक्षसों से अनुबंध करने देती है और क्या उनकी क्षमताओं का उपयोग करने देती है? सुनने में तो ये काफी रोमांचक लगता है, लेकिन दूसरे राक्षसों से लड़ना फिर भी एक जोखिम भरा रास्ता है, उसने पूछा। हाँ, मुझे लगता है ये सच है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के मन की बात जानते हैं, इसलिए थोड़ी सी ट्रेनिंग से मुझे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। हॉक मेरे साथ होगा, काल ने कहा। सार्जेंट रीटा मुस्कुराई। क्यों न हम देखें कि क्या हम आपके लिए कोई दूसरा बीस्ट कब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको विंडस्पीड हॉक से भी बेहतर लड़ाकू विमान मिल जाए, तो आपके पास शक्तिशाली एलीट सैनिकों में से एक बनने का असली मौका हो सकता है। हॉक ने इस सुझाव पर आक्रोश से चीख मारी कि जन्म के तुरंत बाद ही उसे बदल दिया जाएगा। क्या इस औरत को जरा भी शर्म नहीं है? विंडस्पीड हॉक को नीचा दिखा रही है। पूरी तरह से विकसित होकर मुझे पूरा यकीन है कि मैं कमांडर रैंक तक पहुंच सकती हूं, और वह तो बस एक असेंडेंट योद्धा है। 1 महीना बीतने दो और मैं शर्त लगा सकती हूं कि मैं उसे हरा दूंगी। जब हॉक इस तरह बाहर होता था, तो उसकी मानसिक बातचीत के साथ साथ तेज चीखने की आवाज भी सुनाई देती थी, और सार्जेंट उस क्रोधित नवोदित पक्षी को देखकर मुस्कुराता था। वह क्या कह रहा है? उसने पूछा। उसने कहा कि जब वह बड़ा होगा तो कमांडर बनेगा, और तुम तब भी असेंडेंट ही रहोगी। काल ने उसे इसका संक्षिप्त रूप बताया। सार्जेंट ने काल को घूरकर देखा, जिसने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठा लिए। तुमने पूछा, और उसने कह दिया, मैं तो बस यहां अनुवादक हूं। तो इस स्तर पर यह वाकई सुसंगत विचार करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है। दिलचस्प। मुझे पता है कि यह पहला दिन है, लेकिन हमें प्रशिक्षण मैदान में जाना चाहिए ताकि हम देख सकें कि आप दोनों एक साथ काम करते हुए क्या कर सकते हैं। सार्जेंट रीटा काल को मुख्य तल तक ले गई और फिर मैदान के उस पार एक विशाल खुले अखाड़े में ले गई। आज के लिए यही हमारा स्थान होगा। आपको ये बहुत पसंद आएगा, कम से कम जब ये खाली होगा। यहाँ कोई नहीं होगा, तो आप अपने बास को जितनी दूर चाहें भेज सकते हैं, और हम प्रशिक्षण उपकरणों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। ज्यादा चिंता मत करो, ये कमांडर रैंक के जादुई जीवों के हमलों को झेलने में सक्षम है। अभ्यास से हमें कोई खतरा नहीं होगा, उसने समझाया। दरअसल ये कोलिजियम एक फुटबॉल स्टेडियम था जिसे 1 दशक पहले इंजेक्शन विकसित होने के बाद डिवाइन गोल्डन अकादमी के रूप में पुनर्परिभाषित किए जाने पर एक अखाड़े में परिवर्तित कर दिया गया था। यह विशाल और खुला था, जिसमें लड़ने के लिए पर्याप्त से अधिक जगह थी, और एक शक्तिशाली जादुई अवरोध और कवच से ढका हुआ था ताकि लड़ाई का असर भीड़ पर न पड़े। अपने अपने पक्षी का नाम पुकारो, तुम दोनों पहला कदम उठा सकते हो, सार्जेंट रीटा ने युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच चलते हुए सुझाव दिया। हॉक, ऊपर उड़ो और बगल से हमला करो, वो तुम्हारे पीछे से आने की उम्मीद कर रही होगी। काल ने अपने दस्तानों की जांच करते हुए और अपनी तलवार निकालते हुए निर्देश दिया। जैसे ही उसने उसे मानसिक दायरे से मुक्त किया, बाज 50 मीटर ऊपर हवा में उड़ गया और अपने स्वामी के तैयार होने की प्रतीक्षा में चक्कर लगाने लगा। जाओ, काल ने निर्देश दिया और तलवार से आगे की ओर वार करते हुए बीच में ही रैंड को सक्रिय कर दिया, जिससे शक्ति का एक छोटा चाप बना जिसे रीटा ने अपने हाथों में प्रकट हुए 2 खंजरों में से एक का उपयोग करके आसानी से रोक दिया। फिर हॉक के हमले के उसकी ओर तेजी से बढ़ने पर वह एक तरफ हट गई, और काल की उंगलियों के एक झटके से उसकी ओर आने वाली और भी अधिक प्रचंड ऊर्जा को रोकने के लिए उसने फिर से बचाव किया। फिर उसने पलटवार किया, ऊर्जा से भरपूर होकर काल की ओर दौड़ी। काल को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन तलवार खंजर से बड़ी होती है, इसलिए वह एक तरफ हट गया और अपनी तलवार चलाई, जिसे उसने आसानी से रोक दिया। लेकिन जब वह विचलित थी, हॉक के अगले हमले ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे एक गहरा लाल निशान पड़ गया। हम क्या करें? क्या हमला करने पर उसकी गर्दन नहीं टूटती? हॉक ने घबराकर पूछा। हमला करते रहो, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वह हमें लड़ना सिखाएगी। काल ने अपने दस्ताने से खंजरों को रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वह देख सकता था कि वह खुद को रोक रही थी, उसे अपनी शारीरिक सीमाओं को परखने के लिए मजबूर कर रही थी। उस पक्षी का निशाना बेहद सटीक है। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे साथी के साथ आप एक सामान्य श्रेणी के राक्षस के खिलाफ इतना आत्मविश्वास कैसे रख सकते हैं।
अगर मैं आपका सहपाठी होता तो गर्दन पर उस वार के बाद शायद अभी अस्पताल में होता। सार्जेंट ने उन्हें बधाई दी। उसने उस पक्षी की गति को कम आंका था और उसे यह एहसास नहीं था कि उसे इतनी जल्दी एक और गोता लगाकर हमला करने का समय मिल जाएगा। रीटा ने मुड़कर उन दोनों को अपनी नजरों में बनाए रखा क्योंकि पक्षी ऊपर चक्कर लगाता रहा। फिर उसने हमलों की बौछार कर दी जिससे काल ठीक समय पर जमीन पर गिर गया और रीटा को हॉक के हमलों को रोकने का मौका मिल गया। ठीक है, अब मुझे तुम्हारी कमजोरियां पता चल गई है। सबसे पहले हमें तुम्हारे लड़ने के कौशल को निखारने की जरूरत है। हालांकि पक्षी एक तरह से बार बार छुपकर हमला करने जैसा है, कम नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उससे बचना बेहद मुश्किल है। फिर भी जब तक तुम्हें कोई दूसरा पालतू जानवर या साथी नहीं मिल जाता जो दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींच सके, तब तक तुम्हें उनके प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल तर्कसंगत थी। एक तरह से वो अभी भी योद्धा वर्ग का ही था, बस एक पालतू योद्धा जो एक जादुई जानवर के साथ लड़ सकता था। पूरी युद्ध प्रणाली सीखना आसान नहीं था, लेकिन इस समय स्नातक होने के बाद उसका जीवन सचमुच इसी पर निर्भर था, जब तक कि वो प्रसिद्ध और शक्तिशाली बनने के सपनों को त्याग कर अति धनी लोगों के लिए कोई आरामदायक नौकरी न कर ले और किसी तरह युद्ध के लिए आरक्षित सेना में बुलावे से बच जाए। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आता। वो बस एक कहीं अधिक शानदार जगह के सबसे निचले पायदान पर होता। यहाँ तक कि अभिजात वर्ग के अधिकांश संगीत और टेलीविजन सितारे भी अपनी ताकत बढ़ाने या हमलों से निपटने के लिए लड़ाई में हिस्सा लेते थे। उन्होंने ऐसा सहायकों और कैमरों के साथ किया ताकि दुनिया को पता चले कि वे कितने शानदार थे, न कि किसी नौकरशाह या वकील की तरह जिसे किसी ऐसे हमले में भेजा गया हो जिसकी खबर तक न आई हो और उसे अकेले ही एक हिंसक राक्षस से लड़ना पड़े। ठीक है, हम किससे शुरू करें? तलवारबाजी से, मार्शल आर्ट से, या किसी गुप्त जादुई शारीरिक प्रशिक्षण कला से? उसने पूछा। सार्जेंट रीटा हंस पड़ी। सबसे पहले हम बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण से शुरू करते हैं। आपका शरीर माना इंजेक्शन के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहा है और यह आपके प्राकृतिक विकास के स्थान पर एक जागृति को ट्रिगर करता है। इसीलिए हम मिडिल स्कूल के अंत में इंजेक्शन देते हैं ताकि सभी प्राप्तकर्ता अभी भी तीव्र विकास के चरण में हो और परिवर्तनों के साथ अधिक आसानी से तालमेल बिठा सकें। जैसे जैसे आपका शरीर समायोजित होता जाएगा, आप सामान्य शारीरिक क्षमता से जागृत शारीरिक क्षमता में काफी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे और फिर आप वास्तव में स्वीकार्य गति से लड़ पाएंगे, जिसकी गति आपके बांस की गतिविधियों के करीब होगी। काल ने आह भरी। वो जानता था, अकादमी के चक्कर तो जरूर लगाने पड़ेंगे। मेरे साथ जिम चलो, वहां अभी कई फुर्तीले फाइटर होंगे, इसलिए आपके स्तर वहां मौजूद उपकरणों के लिए उपयुक्त होने चाहिए। मैं आज आपको एक बुनियादी रूटीन सिखाऊंगा और फिर हम सुधार के लिए आपका आधार तय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने के भीतर आप न्यूनतम जागृत मानक हासिल कर लेंगे, लेकिन आधिकारिक परीक्षाएं होने से पहले आपके पास सेमेस्टर के अंत तक का समय है। तो ज्यादातर छात्रों को जागृति की अवस्था तक पहुंचने में इतना समय लगता है? काल ने पूछा। यह उतना बुरा नहीं लग रहा था। नहीं, उनमें से कई अगले कुछ हफ्तों में न्यूनतम मानक हासिल कर लेंगे। सच्चे प्रतिभाशाली छात्र पहले सेमेस्टर के अंत तक उन्नत स्तर के करीब पहुंच जाएंगे और या तो साल के अंत में या दूसरे साल की शुरुआत में वहां पहुंच जाएंगे। बस इसी तरह एक कुलीन व्यक्ति के रूप में आराम के दिनों के काल के सपने चकनाचूर हो गए। जब वे जिम पहुंचे तो अटेंडेंट ने काल को एकेडमी के सफेद और सुनहरे रंग की कॉम्बिनेशन वाली स्नीकर्स, शॉर्ट्स और शर्ट से बनी वर्कआउट यूनिफॉर्म दी और उसे नहाने और कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में भेज दिया। उनकी यही नीति थी कि उपकरण इस्तेमाल करने से पहले और बाद में स्नान करना जरूरी था। जाहिर है, नए छात्र खुद से पर्याप्त स्नान नहीं करते थे, इसलिए उन्हें आते ही स्नान करना पड़ता था, या शायद जैसा कि उस दिन उनके साथ हुआ, उनसे पहले से ही पसीने से तरबतर होने की उम्मीद की जाती थी। तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन सार्जेंट रीटा पहले से ही वहां मौजूद थी। उन्होंने काले रंग का टैंक टॉप और हरे रंग की कार्गो पैंट पहनी हुई थी, साथ में साफ बूट भी थे। क्या उन्हें लगा कि अगर उन्होंने हरे रंग के कपड़े नहीं पहने तो उन्हें छात्रा समझ लिया जाएगा, या शायद ये कोई सैन्य नियम था? काल ने सुना था कि कुलीन सैनिक आधिकारिक तौर पर सेना का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरकार की अपनी एक अलग शाखा थे। हालांकि वे खदानों में नहीं आते थे, उनके वहां होने का कोई कारण नहीं था, इसलिए इंजेक्शन वाले दिन से पहले उसने उनमें से किसी को भी नहीं देखा था। सार्जेंट रीटा ने इस वर्ग को फुर्तीले योद्धा कहा था और पता चला कि इनमें लगभग सभी महिलाएं थीं। इससे काल के मन में ये सवाल उठा कि माना इंजेक्शन से लोगों में जागृत होने वाले कौशलों के प्रति किस प्रकार का पूर्वाग्रह होता है, या इससे उसके वर्तमान शारीरिक गठन के बारे में क्या पता चलता है। वो शायद सबसे मर्दाना आदमी ना हो,
लेकिन ये बात इशारों में कही जाना कि फिलहाल आपका शरीर 14 साल की लड़की जैसा है, आपके अहंकार को ठेस पहुंचाता है। फिर उसने कांच की दीवार से झांका और वरिष्ठ कक्षाओं के ताकतवर योद्धाओं को प्रशिक्षण लेते हुए देखा, और कक्षा में ऐसे मांसपेशियों से भरे हुए लोग थे जिनकी भुजाएं उसके धड़ के आकार की थीं। हो सकता है कि वो सही जगह पर था। ठीक है, सबसे पहले ऊपरी शरीर की ताकत। आपकी वो कला आपके शरीर पर बहुत अधिक दबाव डालती है, और आपको उस दबाव को सहन करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन इतना अधिक बल्क नहीं बनाना है कि आप उससे बच न सकें, रीटा ने शुरू किया। इसके बाद के 2 घंटे नरक जैसे थे। जब काल लंगड़ाते हुए शावर तक पहुंचा, तब तक वो पसीने से तरबतर, थका हुआ और वहीं सो जाने को बेताब था। वो गिरने ही वाला था कि हॉक ने उसके लिए ठंडे भुने हुए चिकन का एक टुकड़ा बाहर निकाला, ताकि वो उसे आपातकालीन ऊर्जा या जीवन रक्षा राशन के रूप में खा सके, बिल्कुल विंडस्पीड हॉक के अंदाज में। एक ऐसा भोजन जिसकी पक्षी को बेहद कमी महसूस हो रही थी, हालांकि उसके पास अभी भी भुने हुए चिकन का 1/4 हिस्सा और काफी कच्चा मांस बचा हुआ था। कपड़े बदलने के बाद काल दोपहर के लिए वापस छात्रावास की ओर चल पड़ा और सीधे कैंटीन में जाकर कुछ जरूरी चीनी और कैफीन लेने लगा। अगर यही उसकी रोज की दिनचर्या बनने वाली थी, तो उसे पहले से कहीं ज्यादा भारी भोजन करना शुरू करना पड़ेगा। किसी तरह मौत के करीब महसूस होने के बावजूद वह आने वाले कुछ समूहों की तुलना में बेहतर स्थिति में दिख रहा था। वे एक दूसरे को सहारा दे रहे थे, और अधिकतर लोग चोटिल, कटे फटे, झुलसे हुए या किसी रहस्यमय तरल पदार्थ से लथपथ थे। तुम्हें क्या हुआ? काल ने बगल की मेज पर बैठे जादूगर से पूछा, जिससे वो इतना चौंक गया कि लगभग अपनी कुर्सी से गिर ही गया। कौशल प्रशिक्षण। दिन भर जादू की कक्षाओं में कौशल और सिद्धांत का प्रशिक्षण चलता रहता है। मेरे पास एक ही मंत्र है, बिजली का झटका, और आज मुझे 30 बार इसका प्रयोग करने के लिए बार बार सप्लीमेंट पिलाए गए, तब जाकर इसका असर मुझ पर और मेरे आसपास के लोगों पर पड़ना बंद हुआ। उसने दर्द से कराहते हुए और इतना थका हुआ कि बेहोश होने की कगार पर पहुंचते हुए शिकायत की। तुम्हारा क्या हाल है? मेज पर बैठी दूसरी जादूगरनी, जिसकी वर्दी पर जले हुए निशान थे, ने पूछा। मैंने प्रशिक्षक के साथ एक लड़ाकू प्रशिक्षण लिया, फिर फुर्तीले लड़ाकू खिलाड़ियों के साथ 2 घंटे का फिटनेस रूटीन किया। मुझे लगता है कि मेरे पैर अभी से नर्म पड़ने लगे हैं, काल ने आह भरी। 2 घंटे का फिटनेस रूटीन? तुमने प्रशिक्षक का क्या बिगाड़ा है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है? यहाँ तक कि नौसिखिए योद्धाओं को भी हथियारों के प्रशिक्षण के साथ साथ केवल 30 मिनट का गहन भारोत्तोलन सत्र और 30 मिनट का कार्डियो सत्र ही मिलता है, लड़की ने पूछा। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, मुझे लगता है कि उसे मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो इस महीने मुझे एक जागृत शरीर में ढालने की बात कर रही है। जादूगरों ने मुंह फुला लिया। हमें सेमेस्टर की परीक्षाओं के अंत से पहले अपने मानस स्तर को जागृत स्तर तक बढ़ाना होगा, लेकिन ये जितना आसान लगता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, और हमें जब भी फुर्सत मिले ध्यान करना चाहिए। लेकिन जब आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो आप ध्यान नहीं कर सकते, और आज हम सभी बहुत दर्द में हैं। खैर, हम में से लगभग सभी यही सोचते हैं। मुझे लगता है कि वह ठीक होगी। वह औरत तो शैतान है। काल ने जिस लड़के से पहले बात की थी, उसने शिकायत करते हुए बगल की मेज पर कीचड़ से सनी एक महिला की ओर इशारा किया। स्लाइम गर्ल? काल ने पूछा। इस बात से धोखा मत खाना, वो एक जल जादूगरनी है, और उसका पहला मंत्र ताज़ा पानी का कीचड़ है। यह उसकी सहन शक्ति और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है, इसलिए वह इसे पूरे दिन इसी तरह पहने रहती है। ये लगभग एक जादुई क्षमता थी। इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि जादूगर अपने मंत्रों को बनाए रखने और नियंत्रित करने से अपनी योग्यता को निखारते हैं, और उसका मंत्र उसके शरीर में रहते हुए उसकी शक्ति और जादू को तरोताजा करता था, इसलिए वो बिना थके इसे हर समय कर सकती थी। वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी विकसित होगी। काल ने फैसला किया कि एक सच्चे नायक को इसी तरह की किस्मत मिलनी चाहिए। स्लाइम बेकार होते हैं, आप उन्हें खा भी नहीं सकते, वे बस कुचल जाते हैं। हॉक की बात में दम था। वो न केवल एक उत्कृष्ट युद्ध सहायक था, बल्कि खाने योग्य भी था। छात्र धीरे धीरे अपने कमरों की ओर चले गए, और काल ने हॉक को उसकी अत्यधिक मौज मस्ती के बाद सोने दिया, जबकि वो खुद बिस्तर पर लेटा रहा। नींद न आने के कारण थका हुआ था, लेकिन दर्द के कारण कुछ और करने में असमर्थ था। उसे पता नहीं चला कि कब उसकी नींद सुकून भरी नींद में बदल गई, लेकिन उसे अगली सुबह अलार्म बजने का पूरा एहसास था, जिसने उसे सचेत किया कि सार्जेंट रीटा के आने से पहले उसके पास 15 मिनट का समय है। काल ने जल्दी से स्नान किया और अपनी वर्दी पहन ली, इससे पहले कि सार्जेंट उसके दरवाजे पर अधीरता से दस्तक दे रही थी और दूसरे हाथ में नाश्ते की थाली पकड़े हुए थी। तुम्हें देर हो रही है, इसलिए मैं खाना लाई हूँ। चलो मंडप में चलते हैं ताकि तुम पढ़ते हुए खाना खा सको,
उसने निर्देश दिया। जैसे ही वे बैठ गए, सार्जेंट रीटा ने एक छोटा पत्थर निकाला और उसे मेज पर रख दिया। इस बारे में आपकी क्या राय है? उसने पूछा। काल ने उसे गौर से देखा। वो अंडा नहीं था, बल्कि किसी तरह का पत्थर था। उसने उसे छूकर भी देखा, पहले चम्मच के हैंडल से, फिर उंगली से। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह निश्चित रूप से एक चट्टान है, उसने उत्तर दिया। दिलचस्प। तो वो मानसिक पत्थर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन आप अपने पक्षी से संवाद कर सकते हैं, रीटा ने टिप्पणी की। अब इसे आजमाओ। फिर से काल ने अपना हाथ पत्थर पर रखा, उससे कुछ करवाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक पत्थर ही था। फिर एक और फिर एक और, लेकिन जब उसने मेज पर एक छोटा सा सोने का सिक्का रखा, जो उनके देश के स्वर्ण ड्रैगन राष्ट्र का एक प्राचीन मुद्रा उपकरण था, तो काल को तुरंत उस वस्तु से लगाव महसूस हुआ, और जब उसने सिक्के पर बने ड्रैगन को छुआ, तो उसे शक्ति का एहसास हुआ। तो यही जवाब है। उस सिक्के को पिछले ड्रैगन उत्सव के दौरान ड्रैगन देवता के मंदिर में आशीर्वाद दिया गया था। ऐसा लगता है कि आपकी शक्तियां ड्रैगन ऊर्जा के साथ मेल खाती हैं। चूंकि ऐसा है, मैं कुछ और आजमाना चाहता हूं। रीटा ने एक छोटी शीशी निकाली जो चमकीले लाल तरल से भरी हुई थी। ओह, मुझे ये चाहिए। उस दुष्ट औरत से कहो कि वह मुझे ये दे दे, हॉक ने मांग की। आपको खुश होना चाहिए कि वह आपकी बात नहीं सुन सकती। हॉक को लगता है कि अगर उसे यह मिल जाए तो यह उसके लिए उपयोगी होगा। यह क्या है? काल ने पूछा। यह ऊर्जा से परिपूर्ण राक्षसी रक्त है। शारीरिक साधना में निपुण अभिजात वर्ग के लिए ये सबसे बुनियादी संसाधन है। ऊर्जा से परिपूर्ण राक्षसी रक्त पीने से शरीर मजबूत होता है और उत्परिवर्तन हो सकते हैं। उचित प्रक्रिया को संभालने और निर्देशित करने के बिना यह अक्सर घातक होता है, लेकिन किसी राक्षस या जादुई जीव के लिए यह बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसने अपनी आंखों में शरारत भरी चमक के साथ समझाया। एक पल के लिए तो वह लगभग एक खुशमिजाज युवती जैसी लग रही थी, लेकिन फिर उसका गंभीर चेहरा लौट आया और उसने मेज की ओर इशारा किया। उसे बुलाओ ताकि मैं प्रक्रिया देख सकूं। अगर यह काम करता है, तो अकादमी तुम्हें उस पक्षी के लिए और संसाधन देगी जब तक कि वह एक कुशल लड़ाकू इकाई के रूप में विकसित न हो जाए। आज सुबह की ब्रीफिंग के अनुसार नेतृत्व का मानना है कि तुम्हें केवल एक रैंडिंग हमले से अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू बनाना व्यर्थ है, और वरिष्ठ प्रोफेसरों का मानना है कि हॉक को प्रशिक्षित करने में हमें अधिक सफलता मिल सकती है, जिसमें तुम सहायक या टोही भूमिका में उसके बैकअप और नेता के रूप में रहोगे, उसने समझाया। काल ने आह भरी। दूसरा ही दिन हुआ और मुझे पहले ही किनारे कर दिया गया। रीटा ने उसकी निराशा पर खुलकर हंसते हुए कहा, सभी जादूगरों को भी इसी दिशा में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये हताहतों की संख्या कम करने का एक उपाय है। जितने अधिक लोग गोलेम, सम्मन, बैरियर और तुम्हारे मामले में राक्षसों के पीछे लड़ेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से हम जादुई जानवरों का मुकाबला कर पाएंगे और अन्य राष्ट्रों की सेनाओं के खिलाफ हमें उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। वे जानते हैं कि हमारे पास बढ़त है, और यह सापेक्ष शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। अगर आप बलि का बकरा नहीं बनना चाहते, तो आपको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जल्दी कदम उठाने होंगे। इसलिए पक्षी को मजबूत कीजिए, और जब आपको लगे कि आप दूसरा पालतू जानवर रखने के लिए काफी मजबूत हो गए हैं, तो मुझे बता दीजिए और अकादमी आपके लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था कर देगी। ये कल की उस दिनचर्या से बिल्कुल अलग था जिसमें उसका ध्यान उसकी शारीरिक शक्ति को यथासंभव तेजी से बढ़ाने पर केंद्रित था। लेकिन अगर वे उसकी शक्तियों के बारे में उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो वास्तव में वे उसे सिखाने के लिए कुछ खास नहीं कर सकते थे, सिवाय उन तरीकों के जो अलग अलग शक्तियों वाले अन्य लोगों के लिए कारगर साबित हुए थे। लेकिन हॉक पहले से ही मेज पर था और खुशी खुशी माना से भरपूर राक्षस के खून को चाट रहा था, साथ ही इतनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था जो किसी भी सामान्य श्रेणी के जानवर से अपेक्षा से कहीं अधिक थी। कुछ सेकंड के बाद प्रभाव कम होता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन पहले निगलने के आकार का बाज अब काफी बड़ा हो गया था, और हालांकि यह अभी भी एक सामान्य श्रेणी का राक्षस था, ये पूरी तरह से विकसित और जागृत स्तर की शक्ति के बहुत करीब पहुंच रहा था। फिर कुछ बेहद अजीब हुआ। काल को महसूस हुआ कि हॉक से ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हो रही है, जिससे उसका दिमाग साफ हो गया, उसकी दृष्टि तेज हो गई और उसकी मांसपेशियां तरोताजा और मजबूत महसूस होने लगी। उसके पास इसे सूक्ष्म रूप से परखने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन काल को लगभग पूरा यकीन था कि हॉक के बढ़ने के साथ साथ उसकी शारीरिक शक्ति में अचानक वृद्धि हुई थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जिन लोगों को देखा था, उनमें से अधिकांश लोग माना इंजेक्शन के बाद तेजी से बदल रहे थे, इसलिए यह शायद वही कारण हो सकता है। लेकिन हॉक को राक्षस का खून दिए जाने के तुरंत बाद ऐसा होना बेहद संदिग्ध लग रहा था। काल ने गला साफ किया और मेज पर रखी खाली शीशी को देखा। तो मैं ड्रैगन की ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं,
और हॉक को राक्षसों का खून पसंद है। ये दूसरी बात हॉक के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम और जल्दी ताकतवर बन सकें? खैर, हमारे पास ड्रैगन प्रकार की ऊर्जा सीमित है, ये बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन शायद कोई और तरीका हो। मांसाहारी जादुई जीव दूसरे जीवों को मारकर और खाकर उनकी जीवन शक्ति को अवशोषित करके मजबूत होते हैं। मुझे लगता है कि बुनियादी कौशल और जीवन रक्षा के पाठ पूरे होते ही आप दोनों को व्यवहारिक पाठ्यक्रमों में भेजना सबसे अच्छा रहेगा। हम आपको आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दिए बिना अकादमी से बाहर नहीं भेज सकते। अगर जनता को पता चला कि प्रशिक्षण के दौरान किसी कुलीन व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो वे दंगा कर बैठेंगे। माना इंजेक्शन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, हमें हर तरह की महाशक्तियां मिलती हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये एक सुरक्षित भविष्य का वादा है, जिसमें राक्षसों के आक्रमण के भयानक सपने नहीं होंगे या युद्ध के दौरान असहाय नहीं रहना पड़ेगा। जब वो सरकारी प्रचार में उतरी तो काल ने आंखें घुमाई। हालांकि वो पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन यहाँ के ज्यादातर छात्र कभी किसी युद्ध में नहीं लड़ेंगे। सच तो ये है कि उनमें से आधे तो कभी कोई ऐसा हुनर सीख ही नहीं पाएंगे जो युद्ध में वाकई काम आए। तलवारबाजी का हुनर कितना भी शानदार क्यों न हो, तोपखाना तो अभी भी मौजूद है। जब तक आपकी तलवार हवाई हमले का सामना न कर सके, तब तक वो असली युद्ध में काम की नहीं। लेकिन उनमें से कुछ तलवारबाजी की तकनीक का उपयोग करके तोपखाने का मुकाबला करने में वास्तव में सक्षम थे। जादूगरों की कहानी कुछ अलग थी, लेकिन अगर उसका जानवर काफी शक्तिशाली हो जाता या वो किसी विशेष रूप से शक्तिशाली राक्षस के साथ संबंध स्थापित कर लेता, तो वह एक घातक युद्ध शक्ति भी बन सकता था। एक शक्तिशाली जादुई जानवर की खाल गोलियों को रोक सकती थी, और कई प्रकार के जानवर आग उगल सकते थे, बिजली गिरा सकते थे या अपने पंजों से बख्तरबंद वाहनों को भी चीर सकते थे। वो पहले से ही रैंड के साथ उस आखिरी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, और अगर वो शक्ति पैमाने के जागृत स्तर को पार करके आरोही स्तरों तक पहुंच सकता था, तो कोई कारण नहीं था कि वो अकेले ही एक बख्तरबंद वाहन को चीर-फाड़ न कर सके। लेकिन फिलहाल ये ज्यादातर काल्पनिक है। हम किसी के साथ युद्ध में नहीं है, और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में जादुई जीवों को काबू में रखा गया है, काल ने जवाब दिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझ पर भरोसा रखो। काल, तुम जितना हो सके उतना युद्ध प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हो, और मैं हॉक के लिए बेहतर संसाधनों के लिए आवेदन करोगी। मुझे पता है कि पक्षी आमतौर पर किसी भी तरह का मांस खा लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे तेजी से बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक विस्तृत योजना बनानी होगी, रीटा ने उसे बताया। काल ने इस बारे में सोचा। एक विंडस्पीड हॉक 4 महीने की उम्र में ही पूरी तरह से विकसित हो जाता है, लेकिन उस समय वे केवल सामान्य शारीरिक बनावट वाले निम्न जागृत स्तर के जीव होते हैं। उस शक्ति स्तर से आगे बढ़ने के लिए उन्हें समय और अधिक शक्तिशाली जीवों का शिकार करना होगा। किसी तरह के मार्गदर्शन या योजना के बिना वो अपने दूसरे वर्ष में बहुत ही निम्न स्तर पर अटक सकता है। रीटा ने अपने बैग से पाठ्यपुस्तकें निकालना शुरू किया, लेकिन ये उन किताबों से बिल्कुल अलग थीं जो काल को यहाँ पहले दिन दी गई थीं। ये सभी किताबें जादुई जीवों, उनके आहार, विशेषताओं, क्षमताओं और अन्य कारकों के बारे में थीं जो हॉक के लिए प्रासंगिक हो सकती थीं। मैं ये सब आपके लिए छोड़ रहा हूँ और कल सुबह वापस आऊंगा। आज आपको बस इतना करना है कि पक्षी की देखभाल और खान-पान के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार करें और उसे किताबों में दी गई जानकारी के आधार पर सही ठहराएं। अगर यह अच्छी है और हमारे पास मौजूद जानकारी का तार्किक रूप से पालन करती है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ और संसाधन उपलब्ध करा सकता हूँ। कम से कम मुझे कुछ और माना युक्त राक्षसी रक्त मिल सकता है। हम योद्धाओं और अन्य वर्गों के लिए इसका काफी भंडार रखते हैं जिन्हें तत्काल शारीरिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता होती है, उसने मुस्कुराते हुए काल को बताया। रीटा ने काल को राक्षसों के बारे में लिखी किताबों के ढेर के साथ अकेला छोड़ दिया, जो सभी शिकारी के दृष्टिकोण से लिखी गई थी। उनमें ज्यादा से ज्यादा ये बताया गया था कि जानवर का सामान्य आहार क्या है और वह कहाँ पाया जा सकता है, लेकिन यह उन्हें ठीक से पालने में मदद करने वाली मार्गदर्शिका से बहुत अलग था, और जंगली जानवरों और जादूगरों से मुकाबला करने के लिए उन्हें सामान्य से अधिक तेजी से पालने में मदद करने वाली मार्गदर्शिका तो बिल्कुल भी नहीं थी। सौभाग्य से होमवर्क पूरा करने के लिए हॉक की देखभाल और खान-पान संबंधी गाइड की ही आवश्यकता थी, जो उस दिन के हिसाब से बिल्कुल उचित कार्यभार था। साथ ही उसके पास नकल करने का भी मौका था। हे हॉक, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी चीजें तुम्हें और मजबूत बना सकती हैं? ऐसी कोई चीज जिसे तुम खा सको या अपने पास रख सको जिससे तुम्हारी लंबाई तेजी से बढ़ सके? काल ने उस खुश पक्षी से पूछा, जो आराम करने के लिए अपने मन के भीतर की जगह में बैठ गया था। मुझे मांस पसंद है, और उस दुष्ट औरत का लाल रस, और वहां रखे वो नीले फल, क्या मैं उन्हें खा सकता हूँ? मुझे एक पल दीजिए, मैं देख लेता हूँ कि ये क्या है और किस काम के लिए है।
काल ने जवाब दिया और फिर बालकनी में बने ग्रीनहाउस के लिए नोटबुक खोली। पहाड़ी आंवला मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन राक्षसों को आकर्षित करने के लिए चारा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार इसमें कोई पोषण मूल्य नहीं है, लेकिन इसकी गंध सभी प्रकार के राक्षसों को आकर्षित करती है। इस बेरी में उच्च माना सामग्री होती है जो सबसे कमजोर किस्म के माना औषधि बनाने के लिए उपयुक्त है। यहाँ तक कि सांद्रित रूप में भी ये सामान्य माना पुनर्प्राप्ति औषधि जितनी शक्तिशाली नहीं है। काल ने विवरण को 2 बार पढ़ा और फिर 3 बेर तोड़ने चला गया। आप दिन में 1 बार इतनी मात्रा में खा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, उन्होंने हॉक को चेतावनी दी। दरअसल वो बस यह नहीं चाहता था कि हॉक जंक फूड खाकर अपना पेट भर ले, जबकि उसके पास प्रशिक्षण कक्ष में मांस का पूरा ढेर मौजूद था। बाज ने बेर उठाए, उन्हें लालसा भरी निगाहों से देखा, फिर उन्हें कच्चे मांस पर फैला दिया और नई ऊर्जा के साथ उसे फाड़ना शुरू कर दिया। काल ने अपने होमवर्क के लिए कागजों में एक नोट जोड़ा। विंडस्पीड हॉक्स अपने पसंदीदा कच्चे मांस के आहार में मसाले के रूप में माउंटेन गूजबेरी का उपयोग करेंगे। जब बाज ने खाना खत्म कर लिया और थोड़ी देर के लिए लेट गया ताकि उसके शरीर में ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह ठीक से हो सके, तब काल ने सवाल पूछना शुरू किया। तुम सार्जेंट रीटा को दुष्ट महिला क्यों कहते हो? उसने पूछा। जब भी मैं उसे देखती हूँ वो मुझसे काम करने को कहती है, लेकिन खाने का कोई इंतजाम नहीं होता। वो दुष्ट के अलावा और क्या हो सकती है? ये बात बिल्कुल तर्कसंगत थी। नन्हा बाज अभी भी एक जादुई प्राणी था और उसका पेट ही उसके व्यवहार का मुख्य प्रेरक था। उनके बीच जो भी रिश्ता बना था उसकी वजह से बाज काल के प्रति मित्रवत था, लेकिन यह मित्रता उसके आसपास के किसी और व्यक्ति के प्रति नहीं थी। ठीक है, तो आराम करने के लिए सबसे आरामदायक जगह कौन सी है? काल ने पूछा। ठीक यहीं, शायद उस चाय के पेड़ की शाखाएं। उनकी खुशबू अच्छी होती है और वे शिकारियों से आपकी गंध छुपाती हैं। चाय के पेड़ अच्छे पेड़ होते हैं। पूरी दोपहर काल ने पक्षी से सवाल पूछे और जवाबों के साथ एक रिपोर्ट लिखी। फिर उसने पाठ्य पुस्तकों को खंगालना शुरू किया, उन पूरक सामग्रियों की तलाश में जो राक्षसों या रैंड जैसी क्षमताओं वाले कुलीनों की मदद कर सके। पहले समूह पर ज्यादा शोध नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा समूह काफी आम था। सभी प्रकार के योद्धा वर्ग थोड़े से प्रशिक्षण के बाद चीरफाड़ करने वाला हमला कर सकते थे, और यह उन कौशल तकनीकों में से एक था जो स्वर्ण दिव्य अकादमी अपने योद्धाओं को सिखाती थी। स्वाभाविक रूप से उनके पास ऐसे पूरक थे जो योद्धाओं की आंतरिक शक्ति को विस्फोटित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए थे। सवाल ये था कि क्या वे हॉक पर प्रभावी होंगे। विवरण देखकर दोनों में से कोई भी यह नहीं बता सकता था, इसलिए काल ने मानक पाठ्य पुस्तकों के पन्ने पलटने शुरू किए जब तक कि उसे रसायन शास्त्र की पुस्तक नहीं मिल गई। वो प्रयोग अधिक कारगर रहा। संभावित औषधियों और उपचारों की सूची तैयार हो जाने के बाद काल को केवल उनकी सामग्री की जांच करनी थी और देखना था कि क्या हॉक को वह पसंद आएगी। उनमें से अधिकतर जड़ी बूटियों से बनी थी, लेकिन जब वो शक्ति औषधि पर पहुंचा तो उसे कुछ आशाजनक लगा। ये राक्षस के रक्त से बनी थी, जिसमें एक ऐसे रत्न की धूल मिलाई गई थी जो प्रबल जादुई ऊर्जा उत्सर्जित करता था। इन दोनों के संयोजन से पीने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक ऊर्जा का प्रवाह मिलता था। वो पत्थर ही सबसे आशाजनक हिस्सा था। हॉक को वास्तव में किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी जो उसे अचानक से शक्ति प्रदान करे। वह एक पक्षी था, गोरिल्ला नहीं, लेकिन जिस पत्थर से वह बना था उससे ऐसी शक्ति निकल रही थी जो उसे तेजी से बढ़ने में मदद कर सकती थी। उसके बाद काल खोजता रहा, लेकिन उसे केवल एक और संसाधन मिला, उसी प्रकार का एक पवन जादू का पत्थर। यह कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था, बल्कि जादूगरों द्वारा माना ऊर्जा भंडारण उपकरण के रूप में बनाया गया था। बाज को माना अवशोषित करना पसंद था, और चूंकि यह वायु जादू था, काल को कुछ उम्मीद थी कि वह उस पत्थर के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकेगा। ये 4 संभावित संसाधन थे: जामुन के साथ उच्च ऊर्जा वाला राक्षसी मांस, सुगंधित रक्त, शक्ति का पत्थर और पवन पत्थर। यदि वह इन चारों को प्राप्त कर लेता तो शायद अगले कुछ हफ्तों में हॉक को जागृत शक्ति तक पहुंचाने में सक्षम हो जाता। अगली सुबह रीटा नाश्ते से पहले काल का होमवर्क लेने वापस आए और फिर अपने क्लास वर्क के लिए एक छोटा बैग लेकर लौटी। ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए वो सब इंतजाम कर दिए हैं जिनसे पता चल सके कि क्या ये संसाधन किसी पालतू जानवर को औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं होगी। विंडस्पीड हॉक को स्वाभाविक रूप से अवेकन्ड अवस्था तक पहुंचने में पूरा सेमेस्टर लग जाएगा, इसलिए अगर तुम इससे बेहतर कर सकते हो तो तुम्हें ट्रेनिंग में अच्छे नंबर मिलेंगे। हम फिर भी तुम्हारी मार्शल आर्ट की क्षमताओं पर काम करेंगे। अगर नकली लड़ाई में विरोधी तुम्हें निशाना बनाते हैं
तो तुम्हें अपना बचाव करने में सक्षम होना चाहिए, और तुम्हारे पास कम से कम एक जादुई हमला करने का तरीका तो है ही, उसने मुस्कुराते हुए काल को बताया। अच्छा, कम से कम मुझसे यह उम्मीद तो नहीं की जा रही कि मैं हॉक की पिटाई होते समय भागूं और छिपूं। तुमने हमारे लिए क्या ढूंढा? रीटा ने थैले का सारा सामान मेज पर उड़ेल दिया, और काल के मन में हॉक पागल हो गया। उसमें 2 शक्तिवर्धक पत्थर, 1 लीटर राक्षसी रक्त और 6 नीले पवन पत्थर थे जिनसे अविश्वसनीय शक्ति का संचार हो रहा था। विंडस्टोन्स को प्रधानाध्यापक ने स्वयं बनाया था। वे सफल रूप से प्रशिक्षित किए गए पहले बैच के कुलीनों में से एक थे, और अब वे एक ओवरलॉर्ड ग्रेड मैच है। उनका कहना है कि अगर विंडस्टोन्स वास्तव में विंडस्पीड हॉक के लिए साधना संसाधन बन सकते हैं, तो वे खुशी खुशी आपके लिए और अधिक बनाएंगे, और इसी दिशा में और अधिक कुलीनों को जागृत करने के तरीकों पर विचार करेंगे, रीता ने समझाया। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, बुरी औरत असल में अच्छी औरत है, बास चीखा और अपने सामने रखे खाने को घूरने लगा। काल ने मन ही मन पक्षी की हरकतों को नजरअंदाज किया और एक शक्ति पत्थर को राक्षस के खून से भरे एक छोटे बर्तन में रख दिया। ऐसा लगा जैसे ऊर्जा पत्थर से सूप में रिस रही हो, लेकिन काल को समझ नहीं आ रहा था कि पवन पत्थरों का क्या करे। तुम पवन पत्थरों को कुचल नहीं सकते, इससे जादू टूट जाएगा, लेकिन अगर वो उनके बगल में सो जाए या उनमें से एक को पेंडेंट की तरह पहन ले, तो माना ऊर्जा मदद करेगी, बशर्ते कि वो उसका उपयोग कर सके। नए वायु जादूगर इसी तरह करते हैं। काल ने हॉक को आवाज दी और पक्षी तुरंत सूप के पास गया, और विंडस्टोन्स की ओर सिर घुमाने से पहले उसने पूरा कटोरा चाटकर साफ कर दिया। ये हर एक अंगूठी के हीरे से बड़ा नहीं था, लेकिन इनके भीतर अपार ऊर्जा समाहित थी। इनके बगल में सोने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और काल तो हॉक के गले में इन्हें ले जाने के लिए एक छोटी थैली भी बना सकता था। लेकिन चिड़िया ने तुरंत एक पत्ता खा लिया, और बालकनी के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, जिससे पेड़ों से पत्ते टूटने लगे और छोटी किस्मों के गमले लगभग गिरने ही वाले थे, इससे पहले कि काल ने हॉक को अपने मानसिक दायरे में खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? उसने उस नन्हे पक्षी से पूछा जो अब जादुई शक्ति का विकिरण कर रहा था। ये भोजन है, अद्भुत और शक्तिशाली भोजन। अगर मैं इसे खाऊंगा नहीं तो इसका क्या करूंगा? अंदर हवाएं तेज चल रही थी और हॉक से काल तक लगातार शक्ति प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसका शरीर जादुई जानवर की तरह मजबूत हो रहा था। लेकिन बाहर से, रीटा के नजरिए से, सब कुछ शांत था और काल ध्यान में लीन था या अपने विचारों में खोया हुआ था। बाहरी उत्तेजना का कोई संकेत नहीं था। वो बस धैर्यपूर्वक 1 घंटे तक इंतजार करती रही, जब आखिरकार काल ने अपनी आंखें खोली और एक थकी हुई आह भरी। विंडस्टोन्स वाकई हॉक के लिए एक बेहतरीन स्रोत है। बाहर आओ और उसे तुम्हें देखने दो, मेरे दोस्त। विंडस्पीड हॉक मेज पर प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो हमेशा दिखता था। क्रीम रंग के पंखों पर धब्बेदार भूरे रंग के पैटर्न थे जो जंगल के आम पेड़ों से मिलते थे, लेकिन अब वो बहुत बड़ा था, काल की बांह जितना लंबा, जैसा कि लगभग पूरी तरह से विकसित विंडस्पीड हॉक होना चाहिए। इससे एक उन्नत स्तर के राक्षस की आभा भी निकल रही थी। खैर, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विंडस्पीड हॉक को विंडस्टोन खिलाने से उसमें तुरंत विकास की गति बढ़ेगी और वो कुछ ही घंटों में चूजे से वयस्क बन जाएगा। वो फिर से भूखा है और उसने मेरा सारा जमा किया हुआ खाना खा लिया है, इसलिए मैं उसके लिए बर्तन में थोड़ा और खून डाल दूंगा, काल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा। ये सचमुच काम कर गया। वश में किए गए राक्षसों को पालतू बनाने का एक तरीका है। आपको कैसा लग रहा है? क्या इससे आपके शरीर पर कोई दबाव पड़ा? क्या आपको इस प्रक्रिया से कुछ लाभ हुआ? शायद अधिक माना शक्ति या कोई नई शक्ति? रीटा ने अकादमी के लिए नोट्स लेने के लिए तैयार होकर पूछा। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अपने माना स्तर की जांच कैसे करूँ। क्या इसके लिए कोई उपकरण है? काल ने पूछा। नहीं, जादूगरों को सहज ज्ञान होता है, लेकिन मैं जादूगर नहीं हूँ। हम आपको बाद में किसी जादूगर के पास ले जा सकते हैं, और वे हमें अभिलेखों के लिए कुछ बता देंगे। लेकिन इस बीच, आप अपनी क्षमताओं का उपयोग करके देख सकते हैं कि आपको थकने में कितना समय लगता है। काल अपने छोटे से कमरे में अलमारी की ओर भागा और दस्ताने लेकर वापस आया। अपनी बाहों को तेजी से हिलाते ही उसे अपार शक्ति का एहसास हुआ, और रेलिंग तक पहुंचते ही उसने पाया कि उसके कार्यों पर रैंड मंत्र का प्रतिरोध नगण्य था। उसके पास अपनी बाह को सामान्य रूप से हिलाने के लिए पर्याप्त से अधिक शक्ति थी, और 4 मोटी चापें हवा में तेजी से फैलती हुई अकादमी के प्रांगण के ऊपर से गुजर गईं। शानदार! ये तो निश्चित रूप से जागृत श्रेणी की शक्ति है, लेकिन आप इसे कितनी बार कर सकते हैं? अगर आपकी शक्ति खत्म हो जाती है, तो अकादमी इसे आपकी सामान्य श्रेणी की विस्फोट क्षमता मानेगी, जबकि बास के लिए यह एक जागृत क्षमता है, रीटा ने समझाया।
पूरी ताकत से 3 और शॉट मारने पर काल हौंफने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया। मुझे थोड़ा आराम करने का समय दीजिए, और मुझे लगता है कि मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं। थोड़े आराम और कुछ और खाने के बाद काल पूरी तरह से ठीक हो गया, जबकि रीटा चुपचाप उसके ठीक होने की गति के बारे में नोट्स बना रही थी। काल ने आधी ताकत से दोबारा कोशिश की, और उसकी ऊर्जा पर इसका असर नगण्य था। हॉक से मिली प्रतिक्रिया से काल को लगा कि वह घंटों तक ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके बजाय उसने 1 दर्जन बार और ऐसा किया, हाथों और वार की दिशाओं को बदलते हुए, मानो वो रैंड के साथ छाया मुक्केबाजी कर रहा हो। 15 मिनट तक आधी शक्ति से लड़ो। यह अभी भी सामान्य स्तर की ताकत है, लेकिन उससे भी बेहतर है, और ऐसा लगता है कि बास के साथ साथ तुम भी बेहतर हो रहे हो। एक बार जब वो और मजबूत हो जाए, तो तुम्हें वास्तव में एक जागृत स्तर का योद्धा, या यूं कहें कि एक पशु प्रशिक्षक बनना चाहिए, जिसमें एक जागृत स्तर के पशु का लाभ भी शामिल हो। पहले हफ्ते के हिसाब से बुरा नहीं है ना? अगर आप इन संसाधनों को यहीं छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि महीने के अंत तक हम और बेहतर कर सकते हैं। शायद परीक्षा आने तक हमारे पास द्वितीय वर्ष के कुछ छात्रों से मुकाबला करने के लिए भी पर्याप्त ताकत होगी। काल के उत्साह पर रीटा हंस पड़ी। तुम्हें अपने दिन में युद्ध प्रशिक्षण के लिए समय निकालना ही होगा, वरना हॉक के साथ भी तुम्हारी बुरी तरह पिटाई हो जाएगी। उसकी बात में दम था। अगर उसके सामने कोई विशाल गैंडा या कोई डरावनी चीज होती, तो जानवरों को वश में करने का ये सारा काम बहुत आसान हो जाता। हॉक ने फिर से पवन पत्थरों की ओर रुख किया, जब किसी का ध्यान उस पर नहीं था, और एक और पत्थर उठा लिया। लेकिन इस बार वो पत्थर उसके शरीर में उसी तेजी से समाहित नहीं हुआ। इसके बजाय पत्थर से पक्षी में पवन जादू का एक स्थिर प्रवाह हुआ, और उसका शरीर अतिरिक्त ऊर्जा के अनुकूल होने में बहुत धीमी गति से समय ले रहा था। क्या ये सिर्फ एक बार ही इतना अच्छा काम करता है? हॉक की तुलना में ये काफी उच्च स्तर का संसाधन था, इसलिए शायद इस तरह अचानक इस्तेमाल करने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। रीटा ने अपनी छोटी काली बालों को आंखों से हटाते हुए सुझाव दिया। ऐसा हो सकता है, मैं ठीक से नहीं कह सकता, और हॉक को भी समझ नहीं आ रहा। उसे बस पत्थर चाहिए। मैं उसे ये पत्थर थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, ताकि जब पुराना पत्थर शरीर में समा जाए तो उसे नया मिल जाए। काल मान गया। इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि दूसरा पत्थर खाने के बाद हॉक मानसिक रूप से उस स्थिति में वापस जाने की गुहार लगा रहा था, ताकि वह अत्यधिक सेवन के कारण हुए नुकसान को कम करने के लिए सो सके। फूड कोमा, काल ने समझाया, जब रीटा ने गायब होते पक्षी को हैरानी भरी नजरों से देखा। उसने आह भरी और सिर हिलाया। ये किसी उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज हम इसे माफ कर सकते हैं, क्योंकि उसने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। मुझे आपकी आहार योजना पसंद है, और कुछ हफ्तों में आपको नियमित रूप से रक्त चढ़ाया जाएगा। साथ ही एक नया शक्तिवर्धक पत्थर भी भेजा जाएगा। उम्मीद है कि यह वाला पत्थर लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि दूसरा पत्थर इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उतनी ही तेजी से संसाधनों की भी खपत कर रही है। शायद अगर आप अनुबंधित प्राणी की तरह स्वाभाविक रूप से विकसित होते, तो आप केवल भोजन संसाधनों से ही ऐसा कर सकते थे। लेकिन जंगली जादुई प्राणियों के बारे में जो हम जानते हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें उच्च स्तर तक स्वाभाविक रूप से पहुंचने के लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओं का सेवन करना पड़ता है, या अजीब ऊर्जाओं को अवशोषित करना पड़ता है। काल को वास्तव में हॉक को बेहतर बनाने का एक तरीका चाहिए था, ताकि वह अपने स्तर के अन्य राक्षसों को हरा सके, न कि केवल बढ़ता ही रहे। भविष्य में उन्हें शायद जानवरों के झुंडों और आक्रमणों का सामना करना पड़ेगा, और एक राक्षस के मुकाबले 10 राक्षसों का होना उनकी जीत की संभावनाओं पर बहुत कम असर डालेगा। साथ मिलकर काम कर पाना एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन अकेले दम पर एक सही मायने में शक्तिशाली अस्तित्व कहलाने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। हॉक ने मन ही मन मजे से फुफकारा, मेरे स्तर का और कौन सा हॉक जादू में इतना माहिर है या उड़ान में इतना राजसी है? मुझे पता है कि तुम सबसे अच्छे हो, लेकिन मैं हमें और भी बेहतर बनाने के तरीके सोचने की कोशिश कर रहा हूं, काल ने जवाब दिया। हॉक सोचते सोचते चुप हो गया। हॉक्स को सिर्फ एक ही हुनर की जरूरत होती है, अपने शिकार को मारना। लेकिन उसने सोचा कि शिकार करने के और तरीके होना कोई बुरी बात नहीं है। शायद अगर वह दूसरे पक्षियों को ऐसा करते देखे, तो उसे और बेहतर तरीके मिल जाएं। विंडस्पीड हॉक को यकीन नहीं था कि यह संभव भी है, लेकिन वह काल को खुश करना चाहता था, इसलिए वह रैंड का नए तरीकों से उपयोग करने की कोशिश करने को तैयार था। क्या हम प्रशिक्षण क्षेत्रों में जा सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रशिक्षण के दौरान हम जितना अधिक वास्तविक युद्ध देखेंगे, उतना ही आसानी से हम खुद को बेहतर बनाने के तरीके खोज पाएंगे, काल ने सुझाव दिया। हॉक अभी कुछ समय तक बाहर नहीं आने वाला था, इसलिए उसने मौका रहते ही खुद को प्रशिक्षित कर लिया।
रीटा उसे छात्रावास से बाहर निकालकर उसकी बालकनी के ठीक सामने वाले मैदान में ले गई। वहां एक बड़ा प्रशिक्षण क्षेत्र था, जिसमें खुले मैदान में पत्थर के चौकोर खाने बने हुए थे और छात्रों का एक बड़ा समूह वहां निहत्थे युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहा था। वे सभी दूसरे वर्ष के छात्र थे और अपने अपने काम में बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें देखकर काल को यह विचार आया कि वो और हॉक मिलकर उन पर कैसे काबू पा सकते हैं। आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। चूंकि आपके पास एक तरह का रेंज स्किल है, इसलिए मैं आपको रक्षात्मक बुनियादी बातों से शुरुआत कराना चाहता हूं। अगर आप जादूगरों द्वारा सीखे जाने वाले जादुई कवच कौशल के बिना दूर से लड़ रहे हैं, तो आपको बचाव का कोई तरीका पता होना चाहिए। आज हम अपने पंजों से आने वाले हमलों को रोकने का अभ्यास करेंगे। जितना अधिक अभ्यास करोगे, उतना ही बेहतर होते जाओगे। इसे कैच कैच खेलने की तरह समझो। बस अपने पंजे से आने वाले हमले को रोक दो। किसी तरह वो दोस्ताना वर्णन काल को बेहद भयावह लगा, खासकर तब जब वो उसे निहत्थे युद्ध क्षेत्र से दूर एक विशाल बनकर की ओर ले गई। यहाँ तुम्हारे स्तर के जादूगर प्रशिक्षण ले रहे हैं। कुछ ऐसे मजबूत सामान्य श्रेणी के छात्र हैं जो जागृति की अवस्था तक पहुंचने के करीब है। अभ्यास के कारण उनमें तुमसे थोड़ी अधिक सहनशक्ति हो सकती है, लेकिन हमलों को रोकना उन्हें बनाने से कम समय लेता है। अब शुरुआत में वे आपके सिर के ऊपर प्रशिक्षण हॉल में गोलीबारी करेंगे। चिंता न करें, उनके स्तर पर निशाना पूरी तरह से नहीं चूकेगा। बस उन्हें लक्ष्य से हटाने की पूरी कोशिश करें। पास खड़े जादूगरों ने सार्जेंट रीटा को घूरकर देखा जब उसने ये शब्द कहे। भला वो यहाँ आकर उनके प्रशिक्षण में दखल क्यों दे रही थी? वे पहले से ही अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर थे, और अब वो उन्हें परेशान करने के लिए एक नए नए प्रतिभाशाली जादूगर को क्यों ला रही थी? ठीक है वरिष्ठगण, असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। काल ने क्षमा मांगी क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि सब उसे घूर रहे हैं। ये जादूगरों के लिए भी प्रशिक्षण है। किसी लक्ष्य को भेदना एक बात है, लेकिन वास्तविक दुनिया में लक्ष्य अपना बचाव करते हैं। बचाव को भेदकर सटीक प्रहार करने की क्षमता भी एक आवश्यक कौशल है, रीटा ने आगे कहा। अंततः वो एक शिक्षिका थी और उनके प्रशिक्षण के बारे में उनकी मंशाओं पर उनका कोई अधिकार नहीं था, लेकिन ये सोचकर कुछ हद तक तसल्ली मिलती थी कि यह एक वास्तविक दुनिया का अभ्यास था, जबकि अभिजात वर्ग के सबसे कमजोर वर्ग के रूप में उन्हें ज्यादातर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। रीटा काल को प्रशिक्षण मैदान के दूसरे छोर पर ले गई, जहां 1 दर्जन लक्ष्य कतार में लगे हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये रहा लक्ष्य। आपको बस हमेशा की तरह निशाने पर सटीक प्रहार करना है, लेकिन इस बार काल उन शॉट्स को रोकने और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। आप में से 1 दर्जन और वह अकेला है, इसलिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे अपनी नींव मजबूत करने के लिए स्टेमिना ट्रेनिंग की जरूरत है। मजे करो और लक्ष्य तक पहुंचने के नए तरीके खोजने के लिए खुद को प्रेरित करने से मत डरो। उसके बोलते ही उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और काल ने भी हड़बड़ी में कम शक्ति से चीरने वाले ब्लेड चलाने शुरू कर दिए, जिससे वे विभिन्न मंत्रों से टकराने लगे। कुछ वार विक्षेपित हुए, कुछ की गति केवल धीमी हुई और कुछ मामूली शक्ति हानि के साथ अपने आप ही आगे बढ़ गए। ये सब तत्व और मंत्र की शक्ति पर निर्भर करता था कि क्या होगा। आग और पानी को रोकना सबसे कठिन था। वे शक्ति खोकर बस ऊपर से गुजर जाते थे, जबकि बर्फ, मिट्टी और अन्य ठोस वस्तुओं को आसानी से उनके मार्ग से हटाया जा सकता था। अगली बार उसने माना बचाने के लिए प्रति हमले में केवल एक ही चीरने वाले पंजे का इस्तेमाल किया, लेकिन हमलों को एक तरफ हटाते और निष्क्रिय करते हुए प्रत्येक पंजे की शक्ति को बढ़ा दिया। काल हौंफते हुए आह भरी। यह एक गलती थी। बढ़ी हुई शक्ति की तुलना में उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि की आवश्यकता थी। एक बड़े हमले के बजाय कई छोटे हमलों से लक्ष्य को भेदना बेहतर था। जादूगर वास्तव में आनंद लेने लगे थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वो कोई विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति नहीं था जिसे उन्हें अपमानित करने के लिए यहाँ भेजा गया था, बल्कि वह एक नौसिखिया था जो अपने माना नियंत्रण पर काम कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वे पिछले पूरे साल करते रहे थे। सभी की सहनशक्ति और जादुई शक्ति सीमित होने के कारण बीच बीच में विराम होते रहते थे, जो काल और जादूगरों के बीच खेले जाने वाले खेल का हिस्सा बन गए थे। वह आराम करने के लिए बैठ जाता था, लेकिन अगर कोई आलसी हो जाता और हमला विशेष रूप से कमजोर या धीमा होता, तो वह फिर भी उस पर प्रहार करता था। इस कक्षा के 1 दर्जन जादूगरों की देखरेख के लिए नियुक्त एकमात्र शिक्षक पर्यवेक्षक की नज़र में ये पिछले कई महीनों में मिली सबसे अच्छी प्रेरणा थी। इनमें से कोई भी छात्र स्वयं को प्रेरित करने में सक्षम नहीं था, और उनकी क्षमता इतनी प्रबल नहीं थी कि उन्हें कोई निजी प्रशिक्षक मिल सके, यहाँ तक कि सार्जेंट रीटा के स्तर का प्रशिक्षक भी नहीं। उसकी प्रशिक्षित दृष्टि में चीरने वाले पंजों वाला योद्धा संभवतः अपने पहले सेमेस्टर के अंत तक शक्ति में उसे पीछे छोड़ देगा,
जबकि उसे आरोही रैंक की युद्ध शक्ति के मध्य तक पहुंचने में 3 साल लगे थे। सार्जेंट रीटा जादुई शक्तियां सीखने में कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वह एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट थी और उनकी क्षमता को देखते हुए एक बेहतरीन शिक्षिका भी थी। उन्होंने न केवल अपने छात्र को प्रेरित किया था, बल्कि इससे उनके छात्र को भी प्रेरणा मिल रही थी। काल और अन्य लोगों ने दोपहर के भोजन तक एक साथ प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद जादूगर नए मंत्र सीखने में मदद के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे, और काल या तो करीबी युद्ध प्रशिक्षण या जादुई जानवर की देखभाल कैसे करें और उसकी शक्ति को उसकी प्रजाति की सामान्य क्षमता से अधिक बढ़ाने की संभावनाओं पर शोध कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा। हमारे साथ दोपहर का भोजन करें। ऐसा लगता है कि आपने शुरुआत से ही अपने पंजे से किए जाने वाले हमलों से एक बेहतरीन युद्ध क्षमता को जागृत कर लिया है। अधिकांश योद्धा तब तक नीरस होते हैं जब तक वे जागृत रैंक के अंत तक नहीं पहुंच जाते, और फिर वे 2 मीटर से अधिक दूरी के लक्ष्यों को भेदना शुरू कर देते हैं। जादूगरों में से एक ने काल को बताया। वो लंबी और सुडौल गोरी लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसकी लंबाई में अचानक वृद्धि हुई थी, इसलिए वो उससे थोड़ी ही लंबी थी। काल को उम्मीद थी कि दूसरों के साथ पर्याप्त कक्षाएं लेने से पहले ही उसकी लंबाई एक स्वीकार्य स्तर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि तब तक उसकी बौने होने की छवि पहले ही बन चुकी होगी। कम से कम ऐसा लगता था कि हर कोई उसकी क्षमताओं का सम्मान करता है। उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि काल ने कच्चे मांस की पूरी प्लेट को माना से युक्त राक्षसी रक्त की कुछ बूंदों से ढक दिया था, या वह मांस अचानक हवा में गायब हो गया था। वे सभी काल की सुरक्षा को भेदने के लिए अपने मंत्रों का उपयोग करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अधिक उत्सुक थे। मुझे लगता है कि अगर हम गति बढ़ा दें और एक के बजाय 2 गोले दागें, तो कम से कम एक गोला लक्ष्य तक तो पहुंच ही जाएगा। जादूगरों में से एक ये सुझाव दे रहा था। बेहतर होगा कि आप उन्हें कुछ मीटर की दूरी पर भेजें ताकि दूसरे पंजे न टकराएं, या फिर बेहतर होगा कि आप उन्हें थोड़ी अलग अलग गति से भेजें। इससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि वे कब पहुंचेंगे। एक अन्य जादूगर ने आह भरी। बर्फ उसकी विशेषज्ञता थी, और बर्फ के टुकड़े इतनी आसानी से अपने रास्ते से भटक जाते थे, इसलिए उन्हें लक्ष्य पर पहुंचाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये कैफेटेरिया मेरे लिए बिल्कुल अलग है। हम कहाँ हैं? काल ने पूछा। ओह, ये जादूगरों के इलाके की कैंटीन है। योद्धा प्रशिक्षण क्षेत्र में भी एक और कैंटीन है, उन छात्रों के लिए जो दोपहर के भोजन के समय छात्रावास की कैंटीन से काफी दूर होते हैं। दोनों कैंटीन में मिलने वाला खाना बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वे अलग अलग समूहों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। योद्धाओं वाले में मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए पोषण पर आधारित अधिक विकल्प हैं, जबकि हमारा वाला अधिक ऊर्जा से भरपूर है। छात्रावास वाला सब कुछ का मिश्रण है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल वे छात्र करते हैं जो सुबह से अपने छात्रावास में पढ़ाई करते हैं, यानी गैर लड़ाकू अभिजात वर्ग के लोग, लंबी गोरी लड़की ने समझाया। ये जानकर अच्छा लगा। मुझे हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन आज मुझे अतिरिक्त ऊर्जा की सख्त जरूरत है। वैसे मेरा नाम काल है। मौली, गोरी लड़की ने जवाब दिया। पहले गर्ट्रूड डिंगवाल के नाम से जानी जाती थी, लड़कों में से एक ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन अब मैं मौली हूं, मेरे पहचान पत्र पर यही लिखा है, गोरी लड़की ने चिढ़कर जवाब दिया। आपको शीट पर अपना असली नाम लिखने की जरूरत नहीं है। उसने ट्रेन में पूछा कि क्या वो अपना नाम बदल सकती है, और गार्ड ने कहा कि वो जो भी नाम लिखेगी वे उसे उसी नाम से बुलाएंगे। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक शरारती लड़के को पूरे 1 साल तक टैटर सलाद के नाम से जाना जाता था, जब तक कि उसका कार्ड नहीं बदल गया। दूसरे जादूगरों में से एक ने हंसते हुए काल को बताया। हॉक ने संतुष्टि से आह भरी, क्योंकि वो उस बेहतर लंच पैकेज का आनंद ले रहा था जो उस महिला द्वारा उसके लिए छोड़ी गई लाल चटनी की बदौलत मिला था, और काल 1 घंटे तक जादूगरों के साथ बैठकर मजाक करता रहा, इससे पहले कि सार्जेंट रीटा आकर उसे उसके अगले प्रशिक्षण कार्य के बारे में सूचित करे। हम कल सुबह आप सभी से मिलेंगे, लेकिन दोपहर में काल को वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण करना है। उसके पास भले ही दूर से हमला करने की जादुई शक्ति हो, लेकिन अकादमी ने यह निर्धारित किया है कि वो अभी भी योद्धा वर्ग का है। जादूगरों ने प्रार्थना की मुद्रा में काल को एक ही दिन में योद्धा प्रशिक्षण और दूर से मंत्रोच्चार के अभ्यास में सफल होने की शुभकामनाएं दी। फिर धीरे धीरे नए मंत्र सीखने की प्रेरणा के साथ सिद्धांत कक्षाओं की ओर चल पड़े जो उसकी रक्षा पंक्ति को भेद सके। काल की हालत सुबह से बेहतर हो रही थी, लेकिन उन सभी के मन में यह विचार था कि उसकी रक्षात्मक क्षमताओं से कैसे बचा जाए। जब वे मैदान से बाहर निकले तो काल के चिंतित चेहरे को देखकर रीटा मुस्कुराई। चिंता मत करो, इतना बुरा नहीं होगा। हम पहले साल की निहत्थे युद्ध कला की कक्षाओं में जा रहे हैं। ये बस बुनियादी मार्शल आर्ट है, और उनमें से ज्यादातर के पास बहुत कम कौशल है।
तुम्हारा शरीर बाकी नौसिखियों से कहीं बेहतर है, इसलिए तुम्हें तालमेल बिठाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपके लिए एक और संसाधन लाया हूं जो मैंने मैच क्लास के प्रशिक्षक से प्राप्त किया है। यह एक मेमोरी ड्रॉप है, एक संक्षिप्त फोकसिंग स्पेल जो चीजों को याद रखना आसान बनाता है। यह कोई शक्तिशाली जादू नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए अविश्वसनीय है। मैच को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने पर यह इनाम। अरे रीटा, आपका स्वागत है। आपको यहाँ एक छात्रा के बजाय एक शिक्षिका के रूप में देखकर अच्छा लगा। आप अपने साथ किसे लाए हैं? 40 वर्ष की आयु के आसपास के कद-काठी में मजबूत शरीर वाले प्रशिक्षक ने पूछा। संभावना यही है कि वो कुलीन वर्ग का हिस्सा नहीं था। 10 साल पहले भी उसे चुने जाने के लिए उसकी उम्र काफी थी, लेकिन अगर वो मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ होता तो नए रंगरूटों को प्रशिक्षण देने के लिए वो एकदम सही व्यक्ति होता। वे उससे ज्यादा ताकतवर नहीं होते और उन्हें लगभग कुछ भी नहीं पता होता, सिवाय इसके कि उन्होंने घर पर कोई विशेष प्रशिक्षण लिया हो, इस उम्मीद में कि वे उन भाग्यशाली 5% लोगों में शामिल होंगे जिन्हें इंजेक्शन से माना शक्ति के प्रति आकर्षण प्राप्त हो गया हो। यह एक काफी बड़ा जोखिम था, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसा करते, बस एहतियात के तौर पर। ये काल है, ये फुर्तीला योद्धा है और दस्तानों पर लगे पंजों का उपयोग करके दूर से जादुई हमला कर सकता है। ये काफी कारगर साबित हुआ है, और चूंकि ये दस्ताने जैसा हथियार है, इसलिए यह आपके निहत्थे युद्ध के वर्गों में भी आसानी से फिट हो जाएगा, रीटा ने समझाया। अच्छा, लगता है आपके पास वाकई बहुमुखी कौशल है। चलिए देखते हैं कि आप पहले से क्या कर सकते हैं और आपको अभी क्या सीखना बाकी है। प्रशिक्षक सहमत हो गया। काल हंसा और रीटा मुस्कुराई। दोनों जानती थी कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन हॉक से मिल रही मदद से कम वो खुद को शर्मिंदा तो नहीं करेगा। प्रशिक्षक ने उसकी घबराहट देखी और मुस्कुराया, ज्यादा चिंता मत करो, यह निहत्था मुकाबला है। अपने दस्ताने वहीं छोड़ दो, हम थोड़ी देर अभ्यास कर लेते हैं। अगर तुम बिल्कुल नए हो तो बस वही करो जो तुम्हें सही लगे। इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हाँ, ऊपर से झपट्टा मारो और उसकी गर्दन तोड़ दो, हॉक ने आगे कहा। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, मैं उड़ नहीं सकता। फिर कूद जाओ या कुछ और करो, मुझे नहीं पता, हॉक ने मुंह बनाया। काल ने अपने दस्ताने एक तरफ रख दिए और लड़ने की मुद्रा अपना ली, जो उसने रीटा से पहले दिन सीखी थी। कम से कम अब उसे खुद को चोट पहुंचाए बिना मुक्का मारना तो आता था, लेकिन असली मुकाबला तो देखना बाकी था। प्रशिक्षक ने अचानक एक मुक्का मारा और काल ने रीटा के निर्देशानुसार उसे झटक कर अलग कर दिया। फिर उसने पलटवार करते हुए खुद भी एक मुक्का मारा, जिससे प्रशिक्षक ने आसानी से एक तरफ हटकर खुद को बचा लिया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कुलीन वर्ग का सदस्य नहीं हो सकता था, वो अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था, और काल का जवाबी मुक्का भी चूक गया, जिससे उसे लगा कि रीटा ने उसके साथ पहले की आशंका से भी ज्यादा नरमी बरती थी। प्रशिक्षक के घुटने ने काल के पेट पर वार किया, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया, लेकिन उसने प्रशिक्षक को गिराने की कोशिश में अपना पैर तेजी से घुमाया। उसने दूरी का गलत अनुमान लगाया, लेकिन नीचे झुकने से उसे अगले घुटने के वार को रोकने और प्रशिक्षक को गिराने का मौका मिल गया, जो काल से थोड़ा ही लंबा था। ये गलत कदम साबित हुआ, क्योंकि उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और फिर अचानक काल हवा में घूमता हुआ अपनी पीठ के बल जमीन पर गिर गया। उसकी सांस फूलने से धूल उड़ने लगी और काल हौंफने लगा, लेकिन फिर लुढ़क कर खड़ा हो गया। बुरा नहीं है, बेटा। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि तुम किस तरह लड़ना पसंद करते हो, इसलिए हम तुम्हें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप में रखेंगे। ये स्टैंड अप फाइटर्स सैनिकों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन लगता है कि तुम बार में होने वाली लड़ाइयों और राक्षसों के खिलाफ भयंकर लड़ाइयों में बेहतर रहोगे। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन आपकी गति और शक्ति के साथ सिर पर एक मुक्का कई सामान्य राक्षसों को अचेत कर देगा, और उनकी उंगलियों के पंजों को आपसे दूर रखने के लिए ग्रैप्लन कौशल को अनुकूलित किया जा सकता है। यह आक्रामक कला नहीं है, इसके लिए आपके पास दूर से हमला करने की क्षमता है, लेकिन अगर वे इससे भी आगे निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम आपको आत्मरक्षा करना सिखा सकते हैं। किसी जादुई जानवर के चेहरे पर मुक्का मारना एक भयानक विचार लग रहा था, लेकिन अगर विकल्प यही हो कि या तो वह मुक्का मारे या फिर काटे जाने का, तो उसने सोचा कि यह उतना बुरा भी नहीं था। रीटा, इधर आओ और हमारी मदद करो। तुम्हारे छात्र को इस शैली की बुनियादी बातें सीखने की जरूरत है, और हमारे पास पहले से ही छात्रों की संख्या सम है। सार्जेंट रीटा को देखकर लग रहा था कि वह इस क्लास में शामिल न होने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसे बुलाया गया तो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। वैसे भी इन नए छात्रों में से बहुत कम ही काल का मुकाबला कर पाते,
और उसके लिए उन लोगों से मुकाबला करना सरासर दादागिरी होती जिन्हें शुरुआत में शारीरिक रूप से कोई खास मदद नहीं मिली थी। एक बार फिर काल पूरी तरह थका हुआ, मांसपेशियों में दर्द से बेहाल और मुश्किल से चल पा रहा था। रात के खाने के लिए कैफेटेरिया की ओर लौट रहा था, लेकिन याददाश्त बढ़ाने वाले पानी का असर हो रहा था और उसे उस दिन सिखाई गई 50 तकनीकें, साथ ही उनका सही इस्तेमाल करने का तरीका भी पूरी स्पष्टता से याद था। कुछ और हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद, ताकि उसका शरीर भी इसे याद रख सके, वो खुद को एक प्रशिक्षित शौकिया मुक्केबाज भी मान सकता है। काल अकेले एक मेज पर बैठ गया, लेकिन जल्द ही निहत्थे युद्ध प्रशिक्षण वर्ग के अन्य सदस्य भी उसके साथ आ गए। यार, तुम्हें तो मानो लॉटरी लग गई है। अभी तो पहला हफ्ता ही है, पर तुम इतनी जल्दी सीख गए, और तुमने तो एक पर्सनल ट्रेनर भी रख लिया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स ग्रुप के एक लड़के ने उसका अभिवादन किया। काल हंसा। मुझे एक पर्सनल ट्रेनर मिला है क्योंकि मेरी माकन बाकियों से अलग है और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मुझे किस तरह का कौशल मिलेगा, इसलिए मुझे एक पर्सनल ट्रेनर दे दिया गया और हम बस अंदाजे से काम चला रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को ग्रैपलर या साधु वाली माकन मिली होगी, है ना? मुट्ठी के ऊपर खुला हाथ या लाठी वाली माकन? टेबल पर बैठे छोटे समूह ने सिर हिलाया। हाँ, शुरुआती कौशल बेकार है, लेकिन कम से कम जागृत होना आसान था। आपको बस किसी चीज पर मुक्का मारना होता है, और मैंने बिस्तर से उठने से पहले ही ऐसा कर लिया। मैंने खुशी से मुट्ठी हवा में लहराई और शेल्फ पर मारा, और इतना ही मेरे लक्ष्य को जगाने के लिए काफी था। साथ ही हमें भरपूर ताकत भी मिलेगी। भले ही हम सबसे ताकतवर पदों तक न पहुंच पाए, लेकिन कम से कम लड़कियों के बीच लोकप्रिय तो हो ही जाएंगे। बाकी लड़कों में से एक हंस पड़ा। कुछ न होने से तो बेहतर है, लेकिन सारा दिन बैठकर जादूगरों की तरह जादुई प्रतीकों के बारे में बातें करना, मार्शल आर्ट और शरीर को मजबूत करने के कौशल सीखने में जी तोड़ मेहनत करने से कहीं ज्यादा मजेदार लगता है। दूसरे छात्रों में से एक हंस पड़ा। तुम्हें तो बुनियादी गणित करने में ही सिर दर्द होने लगता है, तुम जादूगर बनकर कभी जीवित नहीं रह पाओगे। रोज मार खाने से तो यह आसान होना ही चाहिए। मैं प्यार करने वाला हूँ, लड़ने वाला नहीं, लड़के ने शिकायत की। हम सब जानते हैं कि तुमने ऐसा भी कभी नहीं किया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लड़ना सीख लो। पवन रत्न को आत्मसात करने में व्यस्त था। हॉक और रत्न के स्तर में अंतर को देखते हुए इससे उसे कई लाभ मिलने चाहिए थे, लेकिन पहले रत्न के बाद, जिसने उसे जागृत स्तर तक पहुंचाया, कोई खास बदलाव नहीं आया। उसकी माना शक्ति का स्तर लगातार बढ़ रहा था, जो काल को भी उसके साथ ऊपर खींच रहा था, लेकिन ये पहली चट्टान की तरह चौंकाने वाला कुछ भी नहीं था। संसाधनों के उदार प्रस्ताव के व्यर्थ जाने के बड़े अफसोस के साथ काल सो गया, और भोर से पहले ही उसके शरीर में जादू का एक प्रवाह प्रवाहित होने से वो जाग गया। प्राप्त कौशल। पवन ढाल। पत्थर के अवशोषण से हॉक को एक नया कौशल प्राप्त हुआ था, हालांकि यह नया मंत्र काल के लिए, कम से कम अभी के लिए, अनुपलब्ध था। अब बात बनी एक और जादू, और यह ऐसा जादू है जिसे एक सामान्य विंड स्पीड हॉक नहीं सीख सकता। बधाई हो। काल ने पक्षी के लिए खुशी जताई, जो पहले ही वापस सोने के लिए लेट रहा था। पत्थर की मदद से वो जादू को बेहतर ढंग से समझने में कामयाब हो गया था, और अब भूख न लगने पर जागने का उसका कोई इरादा नहीं था। दुर्भाग्य से काल इतना भाग्यशाली नहीं था, और उत्साह के कारण वह घंटों तक जागता रहा, और नाश्ते की तैयारी के लिए अलार्म बजने से ठीक पहले उसे वापस नींद आ गई। आज सुबह तो तुम काफी खुशमिजाज लग रहे हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? युद्ध प्रशिक्षण कक्षा के एक लड़के ने पूछा। मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ, बस अपनी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त खाना खाने की बात है। काल ने अपने सामने रखी प्लेट की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा। कल की सफलता के बाद उसकी भूख बहुत बढ़ गई थी, और आज सुबह भी उसके कपड़े छोटे पड़ रहे थे। ट्रेनिंग पर जाने से पहले उसे सामान की दुकान पर जाकर ऐसे नए यूनिफॉर्म लाने पड़ेंगे जो उसे ठीक से फिट हों। काल कपड़े धोने के कमरे की ओर बढ़ा, जहां एक बोर्ड पर लिखा था कि वे नई वर्दी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और वहां उसका स्वागत रेनकोट पहने एक बहुत बड़ी महिला ने किया। तो आपको क्या चाहिए? अभी कपड़े धोने का समय नहीं है, ये बाद में तैयार होंगे, और मैं इन्हें आपके कमरे में रख दूंगी, उसने घोषणा की। दरअसल मुझे ऐसे यूनिफॉर्म चाहिए जो मुझे ठीक से फिट हों। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, और मुझे जो यूनिफॉर्म दिए गए थे, उनमें से कोई भी अब मुझे फिट नहीं आते। मैं अपने जूते भी ठीक से नहीं पहन पाता, एड़ी पर खड़ा होना पड़ता है, काल ने जवाब दिया। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजाम कर देता हूँ, बाकी लोगों को बाद में मेरे पास ले आना। कुछ सेकंड बाद लॉन्ड्री वाली महिला 2 यूनिफॉर्म को नए प्लास्टिक बैग में पैक करके और एक जोड़ी बूट, साथ ही एक जोड़ी जूते और सैंडल लेकर वापस आई। अगर तुम उन लंबे बच्चों में से एक निकले,
तो तुम्हें बाद में सैंडल की जरूरत पड़ सकती है। बस इन्हें अच्छी हालत में रखना, ताकि धोने के बाद मैं इन्हें बाकी छात्रों को दे सकूं। एक बार जब तुम्हारा विकास का चरण पूरा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। काल कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में लौटा और फिर जादूगरों के साथ अपनी सुबह की मुलाकात के लिए रीटा से मिलने नीचे गया। हे हॉक, तुम्हें क्या लगता है कि रैंड या विंडशील्ड में से कौन सा ज्यादा माना कुशल है? उसने पूछा। बेशक रैंड, लेकिन विंडशील्ड बड़ी चीजों और पानी के गोलों को रोक सकती है। बेवकूफ पानी के गोले, हॉक ने जवाब दिया। काल को यकीन नहीं था कि पानी का उस पर क्या असर हुआ था। पक्षी कल सुबह ज्यादातर समय सो रहा था, लेकिन यह संभव था कि छोटा पक्षी बस चिड़चिड़ा हो और उसे अधिक ध्यान देने की जरूरत हो। क्यों न तुम सुबह मेरे कंधे पर आकर बैठ जाओ, हम साथ मिलकर पानी की गेंदों को रोक सकते हैं, काल ने सुझाव दिया। और हॉक तुरंत बाहर आ गया, उसकी जैकेट के कंधे पर बैठ गया और बेसब्री से हिलते हुए काम शुरू होने का इंतजार करने लगा। तो क्या हॉक आज हमारे साथ शामिल होने वाला है? रीटा ने पूछा। वो खुद को थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहा था, सोने और इंतजार करने के अलावा कुछ और करने की चाहत में। मुझे लगता है कि यह उसके लिए अच्छा प्रशिक्षण भी होगा, और उसके पास रोकने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं। चिंता मत करो, वो मंत्रों को रोकना जानता है, न कि मंत्र डालने वालों पर हमला करना। रीटा हंसते हुए उन्हें प्रशिक्षण मैदान की ओर ले गई, जहां जादूगर पहले से ही एकत्रित होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारे पास पालतू पक्षी है, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या वो देख रहा होगा? यह नर विंडस्पीड हॉक है ना? जादूगरों की कक्षा की एक लड़की ने पूछा। हाँ, वो है, उसका नाम हॉक है, और आज वो ब्लॉकिंग में मेरी मदद करेगा, काल ने सहमति जताई। जादूगर बेहद उत्साहित दिख रहे थे। वे सोच रहे थे कि कोई जादुई जानवर उनके हमलों को रोकने के लिए क्या करेगा, लेकिन वे खुद जाकर इसका पता नहीं लगाना चाहते थे। ये तरीका ज्यादा सुरक्षित था, और वे ये भी जान सकते थे कि बास की सोच, यानी किन हमलों को रोकना चाहिए, किसी इंसान की सोच से अलग है या नहीं। हमलों की बौछार फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार हमले तेज थे, गति बदलती रहती थी और काल के बचाव को भेदने के लिए कई तरह के मंत्रों का प्रयोग किया जा रहा था। लड़ाई शुरू होते ही हॉक हवा में उछला और लक्ष्यों के पीछे चक्कर लगाने लगा ताकि वह नीचे की ओर हमला कर सके, जैसा कि वह हमेशा करता था, और उसने पानी के गोलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले तो किसी और ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां केवल कुछ ही जल जादूगर थे, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि पक्षी को उनसे कोई दुश्मनी है। अरे, क्या उस बाज ने अभी अभी पवन ढाल का प्रयोग किया? मुझे पक्का यकीन है कि जब मेरे जल के गोले चीरते हुए चीरों के चारों ओर गए, तो उसने अवरोध मंत्र का प्रयोग किया, जल जादूगर ने शिकायत की। यह विंडस्पीड हॉक है, इनमें अवरोधक क्षमता कब से आ गई? दूसरे जादूगरों में से एक हंसा, और फिर उसने देखा कि उसका अग्निगोला एक अदृश्य ढाल से टकराकर गायब हो गया। धत तेरे की, उनके पास विंडशील्ड है। ठीक है, मेरे पास इसका जवाब है। फायर मेज गुस्से से भड़क उठा, जबकि बाकी मेज हंसने लगे और हॉक खुशी से चीखने लगा। उसका अगला हमला 3 अग्निगोलों का था, जिनकी गति इस तरह विभाजित थी कि उन्हें आसानी से रोका नहीं जा सके। हॉक ने अपने पैर की उंगलियां फैलाईं और अपना पैर घुमाया, जिससे 3 तेज धारदार तलवारें एक साथ आगे बढ़ी और उन्हें रोकने की कोशिश की। तीनों तलवारें एक ही बार में तीनों को लगी और बाकी जादूगरों ने खुशी से जयकार की। यार, वो तो कमाल का है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग पक्षी जैसे राक्षसों से भागने की कोशिशों के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते हैं।